माँ, भाभी तो खैर गैर हैं, पराई घर से आई हैं, लेकिन माँ, तुम तो मेरी माँ हो ना। सालू को अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने पति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतनी बेइज्जती शायद वो मायके में अपनी बर्दाश्त करके भी रह जाती, लेकिन विवेक की बिल्कुल भी नहीं। जब माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए और घर में किसी को भी हिम्मत नहीं हुई अंजू को कुछ कहने की, तो रोते हुए सालू ने कहा, माँ, मैं जा रही। असल में सालू की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। खूबसूरत, स्मार्ट, लेकिन जरा सी लापरवाह सालू अपने ऐसे मायके में पली बढ़ी थी जहाँ कभी उससे बर्तन नहीं धुलवाए गए। झाड़ू पकड़ना तो मानो गुनाह था, और रोटी बनाने से अच्छा उसे लगता था ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना। और विवेक, उसका पति, सीधा साधा, सच्चा जिम्मेदार इंसान, अपने माँ बाप और भाई भाभी के साथ रहता था। शादी के बाद जब सालू को घर के काम करने पड़े, सुबह की चाय, नाश्ता बनाना, रसोई की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, तो ये सब उसके लिए किसी युद्ध के मैदान जैसा था। अक्सर वो अपनी सास संगीता जी और जेठानी से काम को लेकर लड़ बैठती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, शादी करके इज्जत से इस घर की बहू बन के आई हूँ, ना कि नौकरानी। जब देखो तब छोटी समझकर सब लोग मुझसे ही घर का सारा काम करवा रहे हैं। एक दिन जब सालू को संगीता जी ने किसी काम के लिए बुलाया, तो सालू उनके ऊपर भड़क गई। माँ जी, मैं कोई आपकी इकलौती बहू तो नहीं हूँ, आप अपनी बड़ी बहू को भी कोई जिम्मेदारी दिया करिए। दिन भर मुझे ही आवाज़ क्यों लगाती रहती हैं। सालू की बात सुन संगीता जी हैरानी से उसे देखते हुए कहती हैं, छोटी बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम्हारे आने से पहले घर का सारा काम उसने ही अकेले संभाल रखा था, और अभी तो वो तुम्हारे साथ लगातार लगी ही रहती है। फिर भी तुम इतना क्यों उससे चिढ़कर बोलती हो। बड़ी है वो, तुम्हारी जेठानी है, थोड़ा तहजीब में बात कर लिया करो। बस जहाँ संगीता जी के मुंह से बड़ी बहू की तारीफ हो गई, वहाँ सालू तांडव करना शुरू कर देती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। रोज रोज के काम के डर से वो सुबह सुबह ही चुपचाप अपना बैग उठाई और मायके चली आई, और मायके आकर रोते हुए अपनी मम्मी सीमा जी और पापा राजेश जी से बोली, मैं क्या करूं मम्मी, वहाँ काम का इतना बोझ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सासू माँ तो जैसे मेरी बॉस बन गई हैं, और जेठानी जी, वो तो कोई काम ही नहीं करती। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। सालू को रो रो कर अपना दुख बताते हुए देख सीमा जी और राजेश जी उसकी बातों पर विश्वास करके ससुराल वालों को ही कोसने लगे। पर वहाँ कोई और भी था जिसे सालू की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, और वो थी सालू की भाभी अंजू। अंजू शांत, सुलझी हुई और समझदार किस्म की औरत थी। उसे सालू की हरकत के बारे में अच्छे से पता था। अंजू को सालू के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सालू शुरू से ही कामचोर थी। बस उसे जितनी बातें करवानी है करवा लो। और उसकी बातों में सबसे ज़्यादा फंसते थे उसके माँ बाप, जो बेटी के झूठे आंसुओं को सच मान बैठते और ससुराल वालों को ही भला बुरा कहकर बेटी को मायके में रखे रहते। हर दूसरे तीसरे महीने यही होता था। अगर सालू 2 महीने ससुराल रहती तो 4 महीने मायके रहती। ये लगभग सालू की एक आदत सी बन गई थी। करीब धीरे धीरे सालू को मायके आए 15 दिन हो गए। इस 15 दिन में विवेक ने सालू को कई बार फ़ोन किया, उसे वापस आने के लिए बोला, लेकिन सालू विवेक को हमेशा चुप करा देती। विवेक, आऊँगी ना, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। ऐसा लग रहा जैसे तुम्हें खाना ही नहीं मिलता। तुम्हारी माँ और भाभी तो है ना तुम्हारे पास। विवेक के लाख समझाने पर भी सालू समझने को तैयार नहीं होती। मायके में पड़ी पड़ी सालू दिन भर टीवी देखती, अंजू के हाथ की गर्मा गर्म पराठे और चाय पीती, और दिन भर मोबाइल में इंस्टाग्राम रील बनाती।
बस यही थी उसकी अपनी दुनिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। सालू अपने ससुराल वापस नहीं गई। लेकिन एक दिन अंजू के फ़ोन पर विवेक का फ़ोन आया। जाने विवेक ने अंजू से क्या कहा कि अगले दिन से अंजू के सुर ही बदल गए। सुबह उठते ही अंजू ने सालू से कहा, सालू चलो उठो, बहुत सो लिया, अब ज़रा झाड़ू तो लगा दो, मुझे खाना भी बनाना है और अभी तो सब्जी भी काटनी है। भाभी की बात सुन सालू हैरानी से अंजू को देखने लगी। भाभी, मैं झाड़ू लगाऊं? सालू ने ऐसे बोला जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंजू उसे झाड़ू लगाने के लिए कह रही थी। सालू की बात सुन लापरवाही से अंजू ने कहा, सालू तुम्हें ही कह रही, और किसी का नाम सालू है क्या यहाँ? अंजू की बात सुन परेशान होते हुए सालू ने कहा, लेकिन भाभी, मैं तो मेहमान हूँ ना, फिर मैं कैसे झाड़ू लगा सकती हूँ? मेहमान? अंजू ने हल्की मुस्कान में तीखापन घोलते हुए कहा, सालू तुम्हें आए हुए पूरा 1 महीना होने को है। अब तुम और रूम सर्विस नहीं ले सकती, क्योंकि तुम्हारे जाने का तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए घर के काम में ही कुछ मदद करो। अंजू की बात सुन सालू तिलमिला गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। चुपचाप उठकर माँ के कमरे में जाने लगी ताकि भाभी की शिकायत माँ से कर सके कि तभी सालू के ऊपर जैसे एक और बम फटा। पति की एंट्री और अंजू भाभी का गेम ऑन। दरवाजे पर बेल बजी तो सालू भनभनाते हुए दरवाज़ा खोलने गई तो सामने विवेक खड़ा था। सालू को बिना देखे ही विवेक बोल पड़ा, मम्मी पापा घर नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं रहने आ जाऊं कुछ दिन, थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। विवेक की बात सुन सालू हक्की बक्की रह गई। क्या मतलब? तुम यहाँ क्यों आए हो विवेक? अब जाकर विवेक ने सालू को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल बड़े ही प्यार से बोला, क्योंकि तुम भी तो आई हो यहाँ काम से थक कर, तो मैं भी ऑफिस के और घर के रोज रोज के तानों से थक कर कि तुम्हारी बीबी जब देखो तब मायके बैठी रहती है, तुम्हें टाइम टाइम पर खाना पानी कौन परोस के देगा, बस इसीलिए मैं भी चला आया। और वैसे भी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है, खाना पानी भी मुझे भाभी से और माँ से मांग मांग कर खाना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब जब तुम चलोगी तभी मैं भी जाऊंगा, तब तक मैं भी ससुराल की सेवा का आनंद लूँगा। कहते हुए विवेक सीमा जी और राजेश जी के पास बैठ बातें करने लगता है। विवेक के आने से सालू परेशान हो गई थी, फिर भी उसने सोचा हो सकता है विवेक 1-2 दिन में चला जाए, इसलिए वो शांत बैठी रही। लेकिन धीरे धीरे करके अब विवेक को 1 हफ्ते हो गए, घर जाने का वो नाम ही नहीं ले रहा था। तो सालू ने उसे कितनी बार समझाया, विवेक अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे तुम मेरे मायके आकर बैठे हो, 4 लोग देखते हैं सुनते हैं तो उन्हें अजीब लगता है, तुम प्लीज़ अपने घर चले जाओ। सालू की बात सुन विवेक मुस्कुराते हुए बोला, नहीं सालू, जब तक तुम नहीं जाओगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा, और जब जब तुम यहाँ आओगी तब तब मैं भी आऊँगा। अब मैं तुम्हें अकेला 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। पति की बात सुन सालू झल्ला कर रह जाती। इधर अंजू ने 1 हफ्ते तक तो विवेक की आवभगत की, सेवा की, पकवान बनाए, टाइम टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता सब कुछ दिया। लेकिन धीरे धीरे अब वो रोज़ की तरह नॉर्मल खाना दाल चावल रोटी सब्जी ही बनाने लगी, कोई भी स्पेशल पकवान या खाना नहीं बनाती। कभी कभी रात को तो दाल रोटी ही बना देती और वही खाना उठाकर विवेक के आगे रख देती थी। खाना देख सालू एकदम हैरान हो जाती। एक दिन तो जैसे ही अंजू ने विवेक को खाना परोसा, खाना देख सालू बौखला गई और गुस्से में अंजू से बोली, भाभी ये क्या तरीका है?
कोई तमीज नाम की चीज है आपके अंदर या नहीं? आपके मायके में ये नहीं सिखाया गया कि दामाद की इज्जत कैसे करते हैं? 2-3 दिन से मैं देख रही, जो भी आपको आम घास मिल रहा है आप बनाकर विवेक के आगे रख रही हैं, एहसान कर रही हैं जैसे। ये खाना दामाद को देते हैं? मेहमान हैं, मेहमान हैं वो आपके। अकल है या नहीं? सालू की बात सुन अंजू भी बिना एक पल गवाए बोल पड़ी। मेहमान? दामाद? सालू, मेहमान 1 घंटे के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं, या तो 1 दिन के होते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के होते हैं। 1-1 महीने 2-2 महीने तक आकर रहने वाले लोग ना तो मेहमान होते हैं और ना ही दामाद होते हैं। सेवा पानी किसी की 1 दिन की जा सकती है, 2 दिन की जा सकती है, 3 दिन की जा सकती है, महीनों तक नहीं। और मेरे पति की कमाई इतनी है नहीं कि मैं बैठाकर तुम्हारी और तुम्हारे पति की सेवा करूं, क्योंकि पापा की पेंशन माँ जी और पापा जी की दवाइयों में ही चली जाती है। तो इस घर के पूरे खर्चे मेरे पति अकेले उठाते हैं, जिसमें हम 4 लोगों का गुजारा हो जाए वही बड़ी बात है। आपके और आपके पति का गुजारा करना हमारे बस की बात नहीं है। और अगर आपको तरह तरह के पकवान ही चाहिए तो बोलो अपने पति को, बाहर निकले, कमाकर लाकर मेरे हाथ पर दें, तब मैं इन्हें बनाकर दूंगी पकवान और आपको भी रूम सर्विस दूंगी। नहीं तो जो मिल रहा है चुपचाप खाओ और पड़ी रहो। ये घर है, होटल नहीं। एकदम ताव और गुस्से में बोलती हुई अंजू वापस किचन में चली गई। विवेक चुपचाप अंजू और सालू की बातें सुन रहा था। अंजू के जाने के बाद उसने सालू की ओर देखा। सालू की आंखों में आंसू थे। गुस्से में वो लगातार अंजू को देखे जा रही थी। बगल में बैठे अपने माँ बाप को देख चिल्ला पड़ी, माँ, पापा, आप लोगों के मुंह में दही जमी है क्या? आपकी बहू इतनी बदतमीज की तरह बातें करके गई है, आपके दामाद की बेइज्जती करके गई है। आप लोगों ने उसे एक शब्द भी नहीं बोला। अब यही इज्जत रह गई है मेरी और मेरे पति की इस घर में। सालू लगातार गुस्से में बोले जा रही थी। राजेश जी, सीमा जी और विवेक बस सब उसे ही देखे जा रहे थे कि तभी सीमा जी बोल पड़ी, बेटा क्या बोलूँ मैं, गलत ही क्या कहा उसने। सही तो कह रही है कि अकेला कमाने वाला उसका पति है। तेरे पापा के पैसे तो हमारी दवाइयों पर चले जाते हैं, तो जब उसका पति कमा रहा है तो वो तुम्हें और तुम्हारे पति को और हमें खिला रही है तो कहेगी ही ना। 4 लोगों के खर्चे हैं ही इस घर में। ऊपर से कहते कहते सीमा जी भी रुक गई। माँ की बात सुन सालू हैरानी से लगातार आंखें फाड़े उन्हें देखे ही जा रही थी, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ बोल रही है। भाभी तो खैर गैर हैं, पराए घर से आई हैं, लेकिन माँ तो मेरी माँ है ना। सालू को अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने पति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इतनी बेइज्जती शायद वो मायके में अपनी बर्दाश्त करके भी रह जाती, लेकिन विवेक की बिल्कुल भी नहीं। जब माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए और घर में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अंजू को कुछ कहने की, तो रोते हुए सालू ने सीमा जी से कहा, ठीक है माँ, आप रहो अपनी बहू के रहमो करम पर, मैं नहीं रह सकती। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ कम से कम इज्जत की रोटी तो मिल रही थी। एक काम ही तो था ना घर का, मैं कर लूँगी। बहुत अच्छा किया माँ आपने आज, बहुत अच्छा किया। आज आपने मुझे ये बता दिया कि शादी के बाद बेटी का मायके में कोई हक नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है, वो पराया हो जाती है। कहते हुए सालू तुरंत विवेक के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, विवेक, मुझे माफ़ करना, शायद यही सब देखना बाकी था, तभी तो मैं यहाँ से जा ही नहीं रही थी। अब जब सब कुछ देख ही लिया तो अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। चलो हम अपने घर चलते हैं, जहाँ हमें सुकून की 2 रोटी तो मिलेगी।
कहते हुए सालू विवेक का हाथ पकड़ अपना बैग लेकर चली गई। सालू के जाने के बाद सीमा जी बहुत रोईं, उदास थीं। तो अंजू ने समझाया, माँ जी, आप गलती से भी अपनी ये सच्चाई सालू को मत बताइएगा। बड़ी मुश्किल से तो उसका घर बसा है, बड़ी मुश्किल से तो वो खुशी खुशी अपने ससुराल गई है। अगर आपने उसे बता दिया कि ये सब एक नाटक था तो वो दोबारा चली आएगी। इसलिए उसकी नज़रों में हम बुरे ही बने रहें तो ठीक है। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी विवेक जी को तो सारी सच्चाई पता ही है ना। ये सब कुछ हमने उनके कहने पर ही किया है ना, तो वो सालू को समझा लेंगे। अंजू की बातें सुन सीमा जी को थोड़ी राहत हुई। फिलहाल तो उन्हें बस खुशी ये थी कि जैसे भी हो, तरीका गलत ही सही, लेकिन बेटी का घर तो बस गया। यही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।